अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम सरफैज़ है और मैं जो है वो आपको ये लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज जो है हमने क्या करना है, समरी कैसे करते हैं ये सीखना है। देखें, समरी करना सिर्फ पेपर और पेंसिल को उठाकर लिखने का नाम नहीं है। समरी एक प्रॉपर जो है वो तरीके से की जाती है और वो आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी पोएम है वो है लिटिल थिंग, तो इसकी हमने समरी करनी है। तो एक नए तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने जो है इस तरीके के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये तरीका अच्छा है, या जैसे मैं पहले पढ़ाया करता था सिर्फ जो है वो स्लाइड चलती थी और मैं आपको लिख देता था जो भी चीज़ होती थी, या वो तरीका ज़्यादा बेहतर था। तो आपने मेरी पहले की वीडियोस भी देखी होंगी और ये वीडियो उससे कंपेयर करके ज़रूर, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपने ज़रूर कमेंट करना है कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, या आपको उस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता था। क्योंकि मैंने तो अपना 100% देना है, लेकिन आपको जो है वो सिखाना है, तो इसलिए आपकी राय ज़रूरी है। और आपकी राय आप कैसे देंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर नहीं लग रहा है तो बता दीजिएगा। जो भी आप चाहते हैं कि ये तरीका अगर अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो वो आप लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलें, अब आ जाएँ, पढ़ते हैं और बताता हूँ पढ़ाऊँगा किस तरह से। मैं आपको जो है वो पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले समरी लिखने के तरीके बताऊंगा। अच्छा, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो समरी लिखने के सिर्फ ये तरीक़ेकार नहीं है, और भी हैं। मतलब ये पॉइंट्स नहीं है, इसमें और भी पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स साइड पर आपको स्लाइड में चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो सामने बराबर में स्लाइड भी चलेगी बुक की, ताकि आपको आसानी रहे। और अगर आप इस जो है वो क्लास से जो है वो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, सिर्फ समरी सीखना चाह रहे हैं, तो भी ये पॉइंट्स सेम है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। तो सामने पेज भी चल रहा है, जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख सकता था मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी ये पॉइंट आपको पेज पे नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो है वो समरी स्टार्ट करते हैं। देखें, समरी हर पेपर में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यानी इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समरी आपकी रहती है। तो यहाँ पर समरी लिखने का सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, रीड द होल पोएम टू गेट द जनरल आइडिया और मैसेज। अच्छा, अब इधर क्या बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने जो है ना सबसे पहले पोएम को रीड करना है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अक्सर जो है ना गाइड्स में उर्दू दी हुई होती है, उसको पढ़ते हैं और बस समरी लिख देते हैं अपने पास से, जो भी इंग्लिश में आ रहा होता है। ये सही तरीका नहीं है। एक पेपर चेक करने वाला आपकी समरी को शुरू की 2 लाइन पढ़ के ही पहचान सकता है कि वो आपने सही तरीके से लिखी है या नहीं लिखी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आपका नाम है, चले मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मेरा नाम है फैज़, ठीक है। अगर आपने मेरा नाम कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा है और लिखा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरा नाम कहीं पढ़ लिया है। लेकिन आपने बस अंदाज़तन मेरा नाम लिख लिया है, तो वो सही नहीं होगा, है ना। ऐसे ही है ना। तो अगर आपको ये पॉइंट्स पता हैं और आपने समरी पढ़ी है, तो आपको ये बात पता होगी समरी लिखी कैसे जाती है। सबसे पहले एक बार अच्छी तरीके से पोएम को पढ़ लीजिए और उसमें जनरल आइडिया। अब जनरल आइडिया क्या है कि उसमें कुछ बताया जा रहा होगा। देखें, कोई भी काम बेमायने नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मोबाइल के सामने, ये कैमरे के सामने अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं तो कर रहा हूँ ना, वरना अगर कोई देख ही नहीं हो रहा होता, इसका कोई मकसद ही नहीं होता, तो मैं ये काम तो कभी नहीं करता। तो इसी तरह से हर पोएम के अंदर एक बात बताई जा रही होती है, एक मैसेज पॉइंट जो है वो दे रहा होता है। चाहे वो पॉइंट हो या पोइटिस हो, दोनों एक मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने सही तरह से पोएम नहीं पढ़ी होती है, तो वो मैसेज बिल्कुल भी हमें नहीं मिल पा रहा होता और नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो अगर अच्छी तरीके से पोएम पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बच्चों को वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि पोएम पढ़ तो लें, उसको जो है वो कैसे समझें। तो कैसे समझेंगे आप, देखिए, आपको लिटिल का मतलब पता है, वाटर का मतलब पता है। अगर ड्रॉप का मतलब नहीं पता, तो ड्रॉप का मतलब होता है कतरा, ठीक है, कतरा। तो अब ये तो मुझे पता था, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप डिक्शनरी डाउनलोड करें। आप जो है वो प्ले स्टोर पे जाएं या एप्पल प्ले स्टोर पे जाएं या गूगल पे चले जाएं, आप जाके वहाँ पर लिखें इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी या उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी लिखें, एक ही काम कर रही होती है दोनों। तो वहाँ पर आप जाके डिक्शनरी लिखें, डिक्शनरी डाउनलोड कर लें और डिक्शनरी सामने रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस वर्ड के मायने नहीं आ रहे, उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसके ऊपर छोटा सा करके, या अगर उधर ही जगह नहीं है तो साइड में छोटा सा करके उसके मायने लिख लीजिए, ताकि जब अगली बार पढ़ें तो ये मायने भी आपको याद हो जाएं और आप जो है वो ट्रांसलेट भी कर लें। अब आप आसानी से समझ सकते हैं, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर का मतलब है पानी का छोटा सा कतरा, ठीक है। अच्छा, तो एक बार पढ़ लिया, लेकिन एक बार नहीं पढ़ना, आपने 2 बार पढ़ना है। अब देखें, रीड अगेन वर्ड्स बाय वर्ड्स।
तो अब आगे का जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ, ताकि यहाँ जगह कम थी ना, तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया। रीड अगेन वर्ड्स बाय वर्ड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे एंड हाउ डैट इज़ बीइंग कन्वेड। तो देखें, अब आपने क्या करना है, एक बार पढ़ लिया, पोयम है, कोई बच्चों का काम नहीं है। फॉर एग्जांपल के पोइट ने इसे 1 घंटे में नहीं लिखा होगा, कुछ पोएम्स को लिखने में महीनों लगते हैं, कुछ पोएम को सालों, और कुछ पोएम्स को लिखने में पूरी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, सर ज़िंदगी कैसे लग गई? एक पोइट को तजुर्बा हासिल करने में अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ जाती है। तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी यानी उम्र गंवाने के बाद हासिल होता है, ठीक है। तो जो ये पोइट इतनी गहरी बातें करते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं करते हैं कि बस उन्हें आती है, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी टीचर से सुन ली है, बल्कि उन्होंने तजुर्बे हासिल किए होते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को फ़ील किया होता है, उन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया होता है, तो फिर जाके उनके कलम से ये सुनहरी अल्फाज यानी ये गोल्डन वर्ड्स निकलते हैं। तो याद रखिएगा, आप पोइट को इज़्ज़त दें, किस तरह से कि आप उसको प्रॉपर पढ़ें उसकी पोएम को, ठीक है। ऐसा नहीं है बस नौ करके पढ़ा बस ख़त्म बात, नहीं, पहले अच्छी तरह से एक बार पोएम को रीड कर लें। ऐसा नहीं हो कि कन्वे लिखा हुआ है और कन्विक्ट पढ़ रहे हैं उसे, क्योंकि कन्वे और कन्विक्ट की स्पेलिंग में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो कन्वे लिखा हुआ है, कन्विक्ट पढ़ रहे हैं, कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम, जो किसी सज़ा, जिसको किसी चीज़ में सज़ा दी गई हो। तो कन्वे का मतलब होता है कोई चीज़ डिलीवर करी जा रही हो। तो एक बार पढ़ ली है पोएम, दोबारा से पढ़ें वर्ड्स बाय वर्ड्स करके। अब आप बोलेंगे वर्ड्स क्या होता है? देखिए, वर्ड्स जो है ना वो हमारे पास होता है शेर, ठीक है, ठीक है, वर्ड्स हमारे पास होता है शेर। तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, आखिरी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं तमाम के मायने बता दूंगा। तो आपने वर्ड्स बाय वर्ड्स, अब क्या करना है, अब आपने वर्ड्स बाय वर्ड्स यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वर्ड्स मैंने लिखा है एक पोएम का, ठीक है। आपकी बुक में ना इसको कितने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, लेकिन इसके टोटल 4 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड्स जो है वो 4 लाइनों पर है। इसे जो है वो क्या कहते हैं, स्टैंजा, ठीक है। वर्ड्स सिर्फ एक शेर को कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वर्ड्स नहीं बनेगा, ये पूरी लाइन एक वर्ड्स बनेगी, ठीक है। और ये जो चारों बंद है ना, इसे एक स्टैंजा कहेंगे। वो मैंने बता दिया था, वो नहीं होता वर्ड्स, वर्ड्स होता है आपका यहाँ लिटिल से लेके वाटर तक एक शेर हो गया आपका, ठीक है, एक वर्ड्स हो गया। और ये पूरा जो 4 लाइनों का होता है ये बंद होता है, ये जो पूरा 4 लाइनों का वर्ड्स होता है ये बंद यानी स्टैंजा इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, वर्ड्स बाय वर्ड्स यानी एक एक लाइन करके पढ़ा। पहले तो आपने जल्दी से पूरी पोएम पढ़ ली और कोशिश किया समझने की, लेकिन अब जो है आपने वर्ड्स बाय वर्ड्स जो है वो इसे पढ़ना शुरू करा, ठीक है। तो वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ा यानी शेर शेर करके पढ़े और शेर के मायने निकालते गए, फ़ौरन उसको समझते गए उर्दू में। आप जो है वो किसी अंग्रेज़ फैमिली से तो ताल्लुक़ रखते नहीं होंगे, आई होप आप जो है वो कोई इंडियन होंगे या पाकिस्तानी होंगे जो कि ये वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो इंडियंस भी देख रहे होते हैं, ये इंडियंस कोर्स में भी शामिल होती हैं इस तरह की पोएम्स। तो वहाँ पर जो है आपने क्या करना है कि दोनों, चाहे हिंदी में है अब है या उर्दू में है, तो दोनों में आपने क्या करना है कि इसे तर्जुमा कर लेना है, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, अरबी हो, कोई भी हो, बस अपनी ज़ुबान में से आप तर्जुमा करते जाइए और पढ़ते जाइए। मैं उर्दू में था तो मैंने उर्दू में से तर्जुमा किया, और सिंधी स्टूडेंट भी देख रहे होंगे तो वो भी उर्दू अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है तो समझ सकते हैं आप। अच्छा, तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछते थे ना सर कौन से कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उर्दू लिखा था देखते होंगे तो समझ जाते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू इंडिया में भी लिखते हैं। तो वैसे तो मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है, और मुझे ज़्यादातर देखने वाले बच्चे भी पाकिस्तान से ही होते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या किया आपने, एक एक करके कर लिया, ये हो गया आपका एक काम। अब दूसरे आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट आपने याद रखने, सबसे पहले पूरी पोएम को जल्दी से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि पढ़ने में रीडिंग मिस्टेक ना हो। ऐसा ना हो कि मायने कुछ थे आप कुछ निकाल के बैठ गए, तो फिर तो आपको खुद भी समझ नहीं आने लगेगा। फिर एक एक शेर करके उसके मायने निकालते रहिए। ये नहीं लिखा हुआ है कि शेर करके मायने निकालने हैं, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शेर के अगर आपको मायने ही नहीं पता होंगे तो आप तो फिर कर नहीं सकते ना। तो पोइट कुछ एक्सप्लेन कर रहा है आपको, वो भी आपने समझना है कि वो क्या पोइट एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, और कहीं कहीं आपको ना वर्ड्स के मायने बंथ के भी लिखे हुए मिल जाएंगे, तो बंथ नहीं होगा, वर्ड्स शेर को कहेंगे हम, ठीक है। बिगिन द समरी बाय गिविंग द टाइटल ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोइट। अच्छा, अब समरी को स्टार्ट करते हैं ना, तो यहीं पर पकड़ में जाते हैं बच्चे, पकड़े जाते हैं। डायरेक्ट समरी शुरू कर दी, डायरेक्ट जो है पोएम के बारे में जो भी टीचर ने बताया था बस शुरू डबाडब शुरू हो गए लिखना, कुछ भी नहीं सोच रहे कि क्या लिखना था, कैसे बताना था। तो वहीं पर वो पकड़े जाते हैं। फिर कहते हैं ना कि सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के नंबर दे दिए जाते हैं बोर्ड में, तो वो इसी तरह से होता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसको पता होता है कि समरी कैसे लिखनी थी, यानी जो चेक करने वाला होता है पेपर उसको पता होता है समरी कैसे लिखनी थी। जब वो बच्चे की समरी में ये चीज़ें पाता ही नहीं है शुरू की लाइनों में जो कि मेन थी, तो वो कहता है कि भाई इसने तो समरी या तो अपने पास से लिख दी है या तो जल्दी जल्दी लिख दी है।
तो फिर वो 10 नंबर की समरी या 5 नंबर की समरी, अगर 10 नंबर की लेते हैं तो समरी को वो 4-3 नंबर ही देता है, और जो कि सही है, गलत नहीं है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें फॉलो करनी है ना। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, तो फिर कैसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलें, तो समरी में सबसे पहले टाइटल का नाम, टाइटल का नाम यानी पोयम का नाम। पोयम का नाम क्या है? लिटिल थिंग्स, यानी छोटी चीज़ें, ठीक है। अब लिटिल थिंग्स क्या है, मैं थोड़ा इसको पोयम में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फिर जो है वो आपने पोइट का नाम भी लिखना है, क्योंकि देखिए उसने इतनी मेहनत करके लिखी है। जूलिया कर्नी ने लिखी है 1823 टू 1908, ठीक है, 1908 के लीजिए, 1908। तो ये इनका जो है वो सन पैदाइश है 1823 और इनका सन वफ़ात है 1908, ठीक है, ये इनका सन वफ़ात है, यानी इस साल में इनका इंतकाल हो गया था। अब डेट आप कंफर्म नहीं कीजिएगा, मतलब कौन से महीने में, कौन से दिन में, तो चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, उधर मिल जाएगी ये चीज़ें। अब तो गूगल है आपके पास, कोई मुश्किल ही नहीं है चीज़ों को सर्च करना। तो जूलिया कर्नी इनका नाम था। अच्छा, कुछ पढ़ते हैं कैरनी, कुछ पढ़ते हैं करनी, तो आप पढ़िएगा करनी, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट भी इसे करनी ही ट्रांसलेट करता है। तो इंग्लिश जो गूगल ट्रांसलेट कर रहा है ना, वही लीजिए करें, उसको फिर ना उसको अपनी तरफ से प्रोनाउंस ना करा करें। तो जूलिया कर्नी ने ये लिखी थी, मैंने लिख दिया, अब हमेशा आपको ये बात याद रहेगी। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट अब मैं आपको उसमें से पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। साइड में तो स्लाइड शुरू से ही चल रही थी, तो चौथा पॉइंट स्लाइड में देखिएगा, स्टेट द सेंट्रल आइडिया और द की मैसेज ऑफ द पोएम। अच्छा, सेंट्रल आइडिया क्या है, देखिए जो बुनियादी बात। अब यहाँ पर बुनियादी बात क्या है, आप चैप्टर से ही समझ, आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं, लिटिल थिंग, छोटी चीज़ें। तो यहाँ पर छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। अब छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस से मुराद ये नहीं है कि जो पेंसिल छोटी हो जाती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये नहीं है। या जो छोटा मोबाइल आता है, एक होता है बड़ा साइज़ में आ रहा होता है प्रो मैक्स, अल्ट्रा मैक्स, एक आ रहा होता है मिनी, तो मिनी कितना इंपॉर्टेंट है ये बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है यहाँ, ठीक है। छोटी चीज़ों से मुराद डायरेक्ट उधर ही ध्यान जा रहा होगा कि कोई चीज़ अगर छोटी हो उसकी इंपॉर्टेंट। छोटी चीज़ों से मुराद ये नहीं, छोटी चीज़ों से मुराद वो चीज़ जो मिलकर चीज़ें बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको केमिस्ट्री में एटम के बारे में बहुत पढ़ाया जाता है। आप बोलते हैं कि एटम हमने देखा ही नहीं है, क्या फ़ायदा, क्यों पढ़ रहे हैं, एटम तो बेकार है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, जो चीज़ दिखती नहीं उसके बारे में पढ़े ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी मुल्क में आप गए नहीं कभी, वो आपको दिखता नहीं है, तो क्या उस मुल्क के बारे में आप पढ़ेंगे नहीं? या आप ये कह देंगे वो मुल्क है ही नहीं है, बेकार है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। उस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे, उस मुल्क के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको छोटी चीज़ें दिख नहीं रही हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंस रखती हैं, अगर वो छोटी चीज़ें नहीं जुड़ी होती ना, तो ये मोबाइल बना नहीं होता। मतलब अगर बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम नहीं मिले होते तो ये मोबाइल कभी बनता ही नहीं, और ना ही ये पेन बनता। तो उनके मिलने से, उनके बॉन्ड बनाने से ये चीज़ें बनी। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बना देती हैं। अब मैं जब पोयम पढ़ाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो मेन बात बताई जा रही है ना पोयम में, अब इस पोयम में मेन बात बताई जा रही है छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस, तो वो आपने जो है वो अपनी समरी करते वक्त उसे शामिल रखना है। ऐसा नहीं है कि समरी में पोइट के बारे में ही बताते रहेगा, या समरी में जो चीज़ें दिख रही थी वही बताते रहेगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हो गया। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस एक्सप्लेन करने में जा रहा है। लेकिन ये पोएम बहुत छोटी है तो फिर उसमें नहीं जाएगा, लेकिन समरी भी इसी में कराऊंगा। अच्छा, एक्सरसाइज 1 भी कराऊंगा, समरी भी इसकी दूंगा मैं आपको। अच्छा, गिव अ स्टैंजा वाइज ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम। अच्छा, जब भी समरी लिखते हैं ना, तो एक क्या काम करते हैं कि स्टैंजा वाइज लिखते हैं। मतलब स्टैंजा मैंने आपको पहले बता दिया था, ये हो गया आपका वर्स। अब स्टैंजा क्या है, STANZA, ठीक है। स्टैंजा क्या है, अब आपका स्टैंजा जो है ना, अच्छा स्टैंजा में ए आता है, तो स्टैंजा जो है ना वो आपका ये है, ये पूरा का पूरा जो बंद है ना, ये इसको स्टैंजा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइड में देख रहे होंगे जो लिटिल थिंग्स लिखा हुआ है, 2 स्टैंजा दिए मैं। वैसे इस पोएम के मैंने बताया था 4 स्टैंजा है, लेकिन 2 काटे में बीच के, तो 2 स्टैंजा दिए मैं। तो ये जो पोएम है ना, कितने जो है वो स्टैंजा पे मुश्तमिल है, 2, ठीक है। एक स्टैंजा हो गया 1 से लेके 4 तक का, एक स्टैंजा हो गया 1 से लेके 8 तक का, ठीक है। तो 2 स्टैंजा है। आपसे ये MCQs पूछा जाएगा, लिटिल थिंग्स पोएम में कितने स्टैंजा हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा, अगर ये सवाल आपका क्लास 10th में आ रहा है तो ये 2 स्टैंजा इसका जवाब रहेगा। लेकिन अगर ये सवाल आपका किसी और एग्जाम में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी और एग्जाम से मुराद कोचिंग का एग्जाम नहीं है, किसी और एग्जाम से मुराद ये है कि आप फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं या सेकंड ईयर में दे रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, वहाँ पर लिटिल थिंग्स लिख के आया हुआ है कि कितने स्टैंजा होते हैं, तो वहाँ पे 2 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। 4 स्टैंजा हैं, आप यूट्यूब पे जाके, आप गूगल पे जाके से सर्च करिएगा, ठीक है। यहाँ आपको 2 स्टैंजा कर दिए थे इन्होंने। तो ये जो स्टैंजा है इसकी समरी करनी है, मतलब स्टैंजा टू स्टैंजा बताएंगे समरी। पहले एक पैराग्राफ में एक स्टैंजा, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरा स्टैंजा। अच्छा, ये एक हो गया आपका। अब लिखा हुआ है कि राइट द कंक्लूजन, यानी अब आखिर में आपने बस इसे इख्तिताम करना है और जो नतीजा है वो बताना है कि
पढ़कर समझ के आया। देखिए पॉइंट आपको आपकी ज़िंदगी के मकसदों में से एक मकसद समझाना चाह रहा है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकसद हैं। क्या मकसद हैं कि सुबह हो जाए तो एक मकसद है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी काम पे जाना है, दोपहर हो जाए तो एक मकसद है कि नमाज़ पढ़नी है और काम पे जाने से पहले भी नमाज़ पढ़नी है और खाना खाना है। ठीक है, और जब शाम हो जाए तो घर आना, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। और इसके अलावा कुछ लोगों का मकसद यूट्यूब चलाना, उस पर वीडियो अपलोड करना भी होता है, जैसे कि मेरा है कि आपके लिए वीडियो अपलोड करना है। तो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकसद होते हैं। तो यहाँ भी शायर जो है ना आपको कुछ समझाना चाह रहा है। वैसे तो ये शायरा हैं, मैं शायर बोल रहा हूँ तो शायर बोल रहा हूँ तो भी वही मुराद होंगी, क्योंकि ठीक है। तो ऐसा नहीं समझेगा कि मैं जानबूझ के इनको मेल बना रहा हूँ, ये फ़ीमेल ही है। जूलिया करनी वैसे नाम तो फ़ीमेल का ही है। ठीक है, इससे भी समझ में आता है। तो जो बात आपको शायर बताना चाह रहे हैं ना, वो बात आपने समझ के आखिर में बयान करनी है। और जितनी भी समरी आपने बयान की है ना, वो तमाम जितना भी आपने समरी जो लिखी होगी ना इन तमाम स्टेंजा की, उन तमाम की झलक आपके आखिरी कंक्लूजन पैराग्राफ में नज़र आनी चाहिए। जब मैं वो आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आखिर में लिखा हुआ है कि ऑल्सो स्टेट द मोरल इफ़ अ स्टोरी हैज़ बीन कन्वेड थ्रू वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स के ज़रिए से मोरल बयान किया जाता है। मतलब क्या, देखें हर लाइन को आप पढ़ें ना तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ मैसेज मिल रहा होगा। पहली लाइन को पढ़ें, क्या लिखा है, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटे कतरे पानी के। अब छोटे कतरे पानी के से क्या मुराद है, बारिश के जो कतरे टपकते हैं वो मुराद है? नहीं, वो मुराद नहीं है। यहाँ पर मुराद है कि समंदर में अगर आप अपना हाथ डिबोते हैं ना तो वो हाथ आपका गीला होकर बाहर आता है तो उस पर कतरे आपको नज़र आते हैं। अगर आप इसी तरह से ऐसे कर लें, वैसे ये मुमकिन नहीं है, अगर आप इसी तरह से ऐसा कर लें कि कतरा कतरा करके समंदर खाली कर दें तो एक वक्त ऐसा आएगा समंदर खाली हो जाएगा। वैसे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन तो हमारी कहीं तक भी जा सकती है। तो इमेजिन करके देखिए, इमेजिनेशन तो हमारी ये भी है कि जो है हम जो है वो स्पेस के बाहर कहीं भी जा सकते हैं। फिल्मों में आपने देखा ही होगा, वो एक इमेजिनेशन ही दिखा रहे होते हैं कि दुनिया से जाते हैं और फिर किसी और मुल्कों में किसी और प्लैनेट्स पे जाकर जंग कर कर आ रहे होते हैं और कुछ भी हो रहा होता है। वो इमेजिनेशन है, रियल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आज तक कभी जो है इंसानों ने किसी और प्लेनेट पे जाके जंग की हो, ना आपने कभी ऐसी कोई न्यूज़ सुनी होगी, बल्कि आज तक तो कोई एलियन भी नहीं देखा जिसको प्रूव करा गया हो कि हाँ भाई ये एलियन सच्चा है, ये एलियन है। इस तरह का कोई एलियन यानी जो ज़मीन पे ना रहते हो, कहीं और प्लेनेट से आए हमारी तरफ, तो बस वही है। तो इसी तरह इमेजिन करिए, अगर कतरा कतरा करके आप समंदर ख़त्म कर दें तो समंदर भी ख़त्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कतरा कतरा करके मिला है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। तो जो मोरल यानी जो बात आपको बता रहे हैं ना पोयम में, जो मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज कंक्लूजिंग पैराग्राफ में आपने देना है। यानी इधर क्या मैसेज दिया जा रहा होगा, इधर ये मैसेज दिया जा रहा होगा कि हर छोटी चीज़ से मिलकर बड़ी चीज़ बनती है। ठीक है, अब मैं ये पोयम पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। तो पोयम बड़ी छोटी सी है क्योंकि यहाँ समरी समझाना असल मकसद है। ये पोयम, इसकी समरी पेपर में आ सकती है। कितने % चांस है? तो 70 से 80% चांस है। और इसके नीचे भी एक पोयम आपको दी हुई है, द मैन हु विंस, तो वो भी आ सकती है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के छोटे कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो है सैंड के मतलब रेत के छोटे ज़र्रे, उसको कतरे नहीं बोलेंगे, उसको ज़र्रे बोलेंगे। ठीक है, ज़र्रा, ज़र्रे क्योंकि प्लूरल है ना। मेक द माइटी ओशन, यानी पानी के छोटे कतरे, ये वाला लिंक है इससे। पानी के छोटे कतरे मिलकर बनाते हैं समंदर। सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स से कि जो है वो थोड़ा थोड़ा कर जो है वो बड़ा जो है वो चीज़ बनती है। ठीक है, दरिया दरिया कर जो है वो समंदर बनता है, या इसी तरह का कोई जो है ये था, एक हमारे पास जो है वो एक कहावत थी। तो इसी तरह से छोटे छोटे कतरे कर दरिया बनता है और समंदर भी बनता है। अगर वो छोटे छोटे कतरे आप उसमें से निकाल देंगे तो वो, यानी तमाम छोटे छोटे कतरे अगर निकाल देंगे तो वो दरिया या वो समंदर ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्यों कह रहा है पॉइंट, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले ये वाली भी लाइन देख लीजिए कि छोटे छोटे ज़र्रे सैंड के क्या बनाते हैं आपके पास जो है वो ज़मीन बनाते हैं। आप अगर ज़मीन को सही से गौर करें तो आपको छोटे छोटे ज़र्रे मिले हुए नज़र आ रहे होंगे ज़मीन पे, या मट्टी के अंदर मिले हुए होंगे। आप अगर उंगली पे किसी रेत को लें और एक ज़र्रा देखें तो वो इतना छोटा सा है कि आप बोलेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं ज़र्रा नहीं होता या उस जैसे कोई और ज़र्रे नहीं होते तो ये जो ज़मीन आप जिस पे खड़े हैं ये कभी भी नहीं होती। तो वो छोटे छोटे ज़र्रे थे, अल्लाह ताला ने उन ज़र्रों को बनाया था तो ये ज़मीन बनी, वरना ये ज़मीन भी ना होती। ठीक है, तो अब ये बताया जा रहा है, यानी इधर क्या समझाया जा रहा है कि छोटी छोटी सी जो मेहनतें होती है ना आपकी,
एक दिन आपको बड़ा फल दे देती हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने एक एक करके वीडियो अपलोड नहीं की होती तो आज मेरे चैनल पे ये हज़ारों में सब्सक्राइबर और मिलियंस में व्यूज़ नहीं होते। तो मैंने छोटा छोटा करके मेहनत की, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत की, तो आज ये कामयाबी मुझे अल्लाह ताला ने दी। ठीक है, अगर ये थोड़ा थोड़ा करके इन वीडियोस को मैं डिलीट कर दूंगा तो ये चैनल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हर छोटी छोटी सी मेहनत आपका क्या करती है, एक नतीजा देती है आपको बड़ा। रोज़ एक एक दो दो घंटा पढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना पेपर से पहले एक दिन पूरा ही पढ़ के चले जाते हैं और पास हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, रोज़ दो दो घंटा, तीन तीन, जो अच्छे पढ़ने वाले वो 8 8 6 6 घंटे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जाके पेपरों में अच्छी कामयाबी मिलती है ना। कभी कभार ऐसा भी होता है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पेपर नहीं लगता, तो मायूस नहीं होना, फिर भी मेहनत जारी रखनी है। ठीक है, अच्छा, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटी सी शफकत, छोटी शफकतें। ठीक है, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटे अल्फाज प्यार के। अब आपने प्यार के अल्फाज तो सुने ही होंगे कि भाई मैं जो है वो तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। उधर दिमाग लेके नहीं जाइए, माँ बाप की तरफ दिमाग लेके जाइए। कहते हैं ना अक्सर माँ बाप के, भाई हमें तुम्हारी बड़ी फिक्र है, ये जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है कि भाई हम तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कर रहे हैं, जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से तो हमारे बाद ये सारा का सारा तुम्हारा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका, उनके कहने का मकसद। अब वहाँ बच्चे समझ नहीं रहे होते, उनका सबसे पहले यही जवाब होता है कि वो यही कहते हैं कि भाई अभी दे दें। तो वो भी बात सुनी होगी आपने कि अगर सब अभी खा लोगे तो बचाओगे क्या, और फिर ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, मेक आवर वर्ल्ड्स एन एडन लाइक द हेवन अबव। तो ये जो छोटे छोटे प्यार होता है या ये जो छोटी छोटी शफ़क़तें होती हैं, ये किसी के लिए बहुत बड़ी बन जाती है और उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि वो किसी जन्नत में रहते हैं। अब देखें, कभी आपने कहा है ना दुनिया मेरे लिए जन्नत बन गई है, लोग कहते हैं इस तरह की बातें, तो वो क्यों कहते हैं? कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा या कुछ जो वो चाह रहे थे वो मिल जाती है। तो जब वो उनको कुछ हासिल हो जाता है ना, जो वो चाहते थे, जिसको शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे थे, वो सेटिस्फाई हो जाता है। सेटिस्फाई यानी कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं। हमेशा कहा जाता है कि अपने आप को कम्फर्ट जोन से बाहर रखें, यानी आप अपने आप को ऐसा महसूस कराएं कि आपने कुछ ना कुछ करना है। अगर आपने ये सोच लिया ना अपनी ज़िंदगी में और ये मकसद बना लिया कि बस मुझे सब कुछ हासिल हो गया, तो फिर जब 50 साल बाद आप जाएंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो भी वही बात आपके दिमाग में होगी, बस मुझे सब कुछ हासिल हो गया था और कुछ भी नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई मेहनत शहनत नहीं करेंगे। क्योंकि कामयाब वो नहीं होता जो 2-3 घंटे मेहनत करता है, कामयाब वो होता है जो कि 8, 10, 15, 20 घंटे मेहनत करता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और सबसे ज़्यादा हासिल करेगा। यहाँ भी आपको यही बात बताई जा रही थी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें और ये जो छोटी छोटी मेहनतें होती हैं ना, एक दिन जाकर आपको बड़ा नतीजा ज़रूर देती हैं। अब मेरी ज़िंदगी में देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल हैं। आपने क्लास 1, 2, 3, 4 ये छोटी छोटी क्लास से पास करके मैट्रिक में आए ना। एक भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा जो मुझे देख रहा हूँ या कहीं भी हो कि वो डायरेक्ट मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चला गया हो, ये छोटे छोटे स्टेप्स में क्लासें पार ना की हो। तो ये इंपॉर्टेंस बता रही है पोएम कि भाई अपने दिमाग को इस तरफ लेकर आओ कि हर छोटी चीज़ मायने रखती है। ट्रेन देखिए, एक एक बोगी कर कर जो है वो बड़ी ट्रेन बनती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी की पूरी ट्रेन सपाट होती है। अगर ऐसा हो तो फिर तो ट्रेन में कर्व ही ना है, मतलब वो जो ट्रैक बनाए जाते हैं जो पैरेलल होते हैं वो कर्व ही ना हो। क्योंकि भाई अगर एक पूरी फ्लैट ट्रेन है बिल्कुल सीधी, उसमें कोई कर्व ही नहीं आएगा, तो फिर वो ट्रेन तो चल ही नहीं सकती उस ट्रैक पे। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा कर्व आएगा वो ट्रेन तो फिर भी सीधे जाने की कोशिश करेगी, तो टेंजेंट हो जाएगा कर्व के। तो ऐसा नहीं होता ना। तो छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं, बड़ी चीज़ें बनाती हैं। अब देखें, ट्रेन में गए, छोटी छोटी बोगियाँ मिलके क्या बना, ट्रेन बन गई। छोटे छोटे ज़र्रात मिलके क्या हुआ, ट्रेन की बॉडी बन गई। यानी ट्रेन, ये जो आपके पास ये बोगी थी, इसकी बॉडी बन गई। अब उस एटम की तरफ चले गए जिनसे वो मिलके बोगी बन रही है। अब एटम भी मज़ीद चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एटम भी खुद अकेला नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और भी एंटी पार्टिकल्स मौजूद हैं। अगर आप हायर स्टडी में जाएंगे तो वो एंटी पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फर्दर जा रहे हैं हम नीचे, और भी फर्दर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कितनी स्टडी है। ठीक है, और फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे अलग स्टडी, और न्यूक्लियस जिसमें ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन जिसमें खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होता है। तो जितना बोलता जाऊँ उतना ही फर्दर डिवीजन चलती जा रही है। तो हर छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बना रही हैं। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर बस समझने वाली है। अब ये नहीं समझिएगा कि भाई कोई भी मुल्क खुद ही तरक्की कर लेता है। छोटी छोटी मेहनतें होती हैं मुल्क में। क्या क्या मेहनत होती है, छोटी छोटी मेहनत। कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, कोई बैंकर बैंक में काम कर रहा है, कोई फ़ौजी सरहद पे खड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर लोगों की खिदमत कर रहा है, कोई इंजीनियर जो है वो बिल्डिंगें बना रहा है। ये छोटे छोटे काम करके वो एक अजीम मुल्क बन रहा है। अब हम भी चाहते हैं अजीम मुल्क बन जाए, ऐसे तो नहीं बन सकते ना कि बस सोच लिया
चलें, सोचना भी ज़रूरी है, सोच ही नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। बस सोचना ज़रूरी नहीं है, पर सोच ज़रूरी है, बस सोच ज़रूरी नहीं है। अब देखें, हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा जब हम काबिलियत हासिल करेंगे। तो बताने का बस यही मकसद है कि हर छोटी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दो भाई, हर छोटी चीज़ को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को। भाई बहनों को छोटा समझ रहे हो तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनको भी इम्पोर्टेंस दो। मतलब भाई बहन छोटे नहीं होते, बस ये है कि वो भी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दें, और अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस दें, हर चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, ताकि ज़िंदगी में कुछ कर सकें। हर छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ बनाती है, ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए। लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा, इस पोएम में क्या बताया जा रहा है, हर छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ बनाती है। अब देखिए, कोई वज़ीर आज़म बनता है किसी मुल्क का, एक एक वोट लेकर बनता है ना। अगर वो एक एक वोट में कम करता रहा उस वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म के वोटों में, तो वो वज़ीर आज़म ही नहीं बन पाएंगे। तो जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो एक एक वोट उसको मिलता है। पहले लोग वोट देते हैं, फिर वो लोग वोट देकर जो है वो MNA लाते हैं, और फिर वो MNAs जो हैं वो वज़ीर आज़म को वोट देते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म बनते हैं। ठीक है, तो बस देख लिया ना, हर छोटी छोटी चीज़ मिलकर बड़ी चीज़ बनाती है। ठीक है, तो हो गया, पोएम समझ ली अच्छी तरीके से बता दी। अब समरी, उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा, तो समरी करते हैं इस पोएम की। ठीक है, तो समरी की स्लाइड में चला दूंगा, साइड के अंदर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब जो है इसकी समरी भी करते हैं, और समरी बताता हूँ कैसे होगी। तो हमने सब कुछ कर लिया है, अब आखिरी में जो है वो समरी है। तो समरी में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो समरी है हमारे पास SUMM। अच्छा, समरी लिखने का ना तरीक़ेकार इन्होंने बता दिया था, हमने पढ़ लिया था समरी लिखने के तरीक़ेकार को। तो समरी लिखने से पहले जो है ना, जो हमें दिया हुआ था आखिर में, उन्हीं तरीके से लिखना है। मतलब आखिर में भी इन्होंने कहा था कि पहले ये लिखिएगा, उसके बाद अपनी बात शुरू कीजिएगा। तो मैंने भी बिल्कुल वैसी समरी की है, ये मैंने खुद लिखी है, तो देख लेते हैं। यू मे फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न, यानी उन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ था, उस पैटर्न में ही आपने समरी लिखना आगे शुरू करनी थी। तो उन्होंने खुद लिख के दिया हुआ था, द पोएम लिटिल थिंग इज़ अ सिंपल चिल्ड्रन सॉन्ग। सिंपल चिल्ड्रन सॉन्ग यानी एक बच्चों की जो है कहानी है, वो मतलब गाना है, बाय जूलिया कर्नी। और लिखी किसने? जूलिया कर्नी, यानी ये जूलिया कर्नी जो है ये पोएम हमें लिख के दी थी। इट एक्सप्लेन दैट द थिंग्स इवन लिटिल आर इम्पॉर्टेंट। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इसमें कि हर जो छोटी चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। डिटेल में भी थोड़ी देर पहले बताई ना बात, कि हर छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रखती है। जूलिया कर्नी का नाम याद रखिएगा, उन्होंने लिखा है लिटिल थिंग्स को। ठीक है, कोई और नाम ना डालिएगा। अच्छा, तो अगर ये आपने पैराग्राफ काट दिया ना, तो समझ लीजिए आपके 5 नंबर भी कट गए। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी पोएम चेक कर रहा हूँ ना, तो मैंने ये घंटों चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे पता है ना कि भाई ये यहाँ से शुरू होनी है। इंस्ट्रक्शन में क्लियरली यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, लेकिन आपने नहीं लिखा। तो मैंने कहा भाई बस यार 5 नंबर तो गए। पढ़ा ही नहीं बच्चे ने इतनी छोटी चीज़ को, तो क्या फ़ायदा। ये कौन सी बड़ी बात है कि टाइटल का नाम दे दो, पोएम का नाम लिटिल थिंग लिख दो, और जिसने लिखी है उसका नाम लिख दो। कम से कम इतना तो उसको हक है ना, जिसने लिखी है, कि उसका नाम तो लिखा जाए, जिसने ये इतना ज़बरदस्त चीज़ लिख के आपको दे दी। चले, तो हो गया। अब पहला स्टेंजा देखते हैं। तो 3 पैराग्राफ, टोटल 4 हैं। एक पैराग्राफ में मैंने कर दिया टाइटल वाइटल और नाम वाम, और दूसरे पैराग्राफ में मैंने पहला स्टेंजा एक्सप्लेन करूँगा, तीसरे पैराग्राफ में दूसरा स्टेंजा एक्सप्लेन कर दूँगा, और आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूजन, यानी जो बात समझ में आई, जो मेन आइडिया समझ में आया वो दे दूँगा, क्योंकि यही बात बताई जा रही थी ना इधर स्टेप्स में, तो बस वही काम है। अच्छा, तो देखें क्या लिखा हुआ है। In the first stanza, the poet explained the importance of little drop of water and little grains of sand. Without these little things, you can't imagine the ocean be present and the desert of land be present, because little things make the ocean and land of earth. कितनी बड़ी बात है कि अगर ये छोटी चीज़ें की तसव्वुर नहीं है, तो वो भी चीज़ें नहीं है जो कि हमें बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। जाते हैं ना पिकनिक बनाने समंदर पे, इतना बड़ा समंदर अक्सर होता है ना। वैसे मैं पता है मेरा बताता हूँ मेरा क्या है, मैं अक्सर जाता हूँ ना ऐसी जगहों पे, समंदरों में या म्यूजियम्स में, तो मैं ना गुमसुम हो जाता हूँ। अब गुमसुम कैसे होता हूँ कि मैं सोचने लग जाता हूँ यार ये इतनी बड़ी चीज़ बनी हुई है, कैसी है, क्या है। लेकिन जो दोस्त होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो बोलते हैं भाई पता नहीं क्या गाँव में क्या हो गया है, ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतना सोच रहे हैं। तो असल में वो उन चीज़ों को देख के सोच रहा होता हूँ मैं कि भाई ये कैसा अल्लाह ताला की कुदरत है, ये कैसी कुदरत है कि इतना बड़ा समंदर है हमें अल्लाह ताला ने दिया है, कितनी बड़ी नेमत दी है ये। इस समंदर के अंदर कितना सारा अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो खुराक का इंतज़ाम किया है, कि अगर ज़मीन पे तमाम चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं खुराक की, तो भी हम इस समंदर को खाकर ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब समंदर में मौजूद खाने को, मछलियों को खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, और कितना ज़्यादा उसमें फ़ायदे रखे हैं अल्लाह ताला ने, और कितना हमारे लिए अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं। तो अक्सर ये सोच रहा होता हूँ, तो वहाँ फिर वो समझ रहे होते हैं गुम हुआ हुआ है, तो वो इधर मेरा दिमाग होता है, तो फिर वो ये सब छोड़ के फिर उनके साथ इंजॉय करना पड़ता है चीज़ों को।
ठीक है। तो आप भी ऐसा सोचा करें, लेकिन इतना नहीं कि बस सोचते ही रहेगा, पूरे पिकनिक निकल गई और आप सोचते ही रहेगा। थोड़ा बहुत सोचें ताकि आपको समझ भी आए कि क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरत रखी है, क्या हमें किस तरह से जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नेमतों का पता होगा तभी आप शुक्र अदा करेंगे ना। तो नेमतों को जानें और सीखें उनके बारे में, और सीखेंगे कैसे, ऐसे ही पढ़ के सीखेंगे। अच्छा, in the second stanza the poet explains the importance of kindness and love. Your kindness make the person happy and he will feel that he lives in heaven, and your love also provides happiness to other people and the feel he lives in heaven. तो वही बात है कि अगर आप किसी पे शफ़क़त का हाथ रखते हैं तो उसको लगता है कि वो जो है ना एक जन्नत में रहता है। जन्नत यानी दुनिया उसके लिए एक जन्नत है, जन्नत में रहता है। उससे ये मुराद नहीं है कि जो मरने के बाद जन्नत मिलेगी वो जन्नत, वो नहीं, यानी मरने के बाद जो जन्नत का जो तसव्वुर है वो जन्नत नहीं। जन्नत से मुराद ये है कि कहते हैं ना दुनिया जन्नत है, तो इससे मुराद ये है कि दुनिया बहुत अच्छी है उसके लिए, उस इंसान के लिए। तो अक्सर इस पे तो बहुत ज़्यादा बहस होती है कि वाकई जो है वो एक इंसान के लिए दुनिया जन्नत होती है और दूसरा इंसान बोलता है भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है दूर रखे। तो यहाँ पर ये बात है। अब देखें, बताता हूँ कैसे। अब आपके फ़ादर हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो जब वो आपके सर पे शफ़क़त का हाथ रखते हैं, यानी आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, आपकी फ़ीस पे करते हैं और आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उसको उठाते हैं और आपके लिए जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं और आपको ऐसा फ़ील कराते हैं कि जो भी मुसीबत आएगी ना पहले उन पर आएगी फिर आप पर आएगी, तो ये शफ़क़त का हाथ है ना उनका, काइंडनेस का हाथ है ना आपके ऊपर। तो आप अपने आप को तमाम फ़िक्रों से फ्री हो जाते हैं, ना आपको फ़ीस देने की फ़िक्र है, ना आपको खाना पकाने की, ना खाने की, बस आपको क्या करना है, आपको खाना है, बस ये आपको फ़िक्र है। और ये तो कोई फ़िक्र नहीं हुई, तो बस तमाम टेंशन आपकी जो है वो आपके पेरेंट्स ने ले ली है, आपको बस खुशियाँ दी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनका शफ़क़त का हाथ आपके सर पर है ना, और हमेशा रहेगा जब तक आप हयात हैं, वो हयात हैं, वो हमेशा रहेगा। तो इसी तरह आपके लिए दुनिया क्या हो जाती है, जन्नत हो जाती है। अब कुछ लोगों ने दुनिया को जन्नत बनाने का तसव्वुर कुछ और भी रखा हुआ है कि भाई अगर हमारा महबूब हमारे साथ होगा तो हमारी दुनिया सबसे अच्छी होगी। ठीक है, अब ये जब बड़ा हो जाता है ना इंसान तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ भाई अगर मेरे साथ कोई नहीं होगा तो दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं अकेला हूँ तो मेरे लिए दुनिया बेकार है। ऐसा नहीं होता। हमारे और माँ बाप भाई बहन ये भी हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, तो इनको भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तसव्वुर बांध के बैठ गए तो बस ख़त्म। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। ये मैंने इसलिए बताया कि अब आप इस दौर में आने वाले हैं, अब आप आगे आने वाले हैं, ठीक है, उम्र में, तो ये चीज़ें भी फेस होंगी। तो ये आपको बात मेरी याद होगी तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डील करेंगे। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ पर। इन ऑल द पोएम एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट का ही सिनोनियम होता है। ठीक है, सिनोनियम आपको पता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इसका ही सिनोनियम होता है। तो ये इसका ही आपके पास जो है वो सिनोनियम होता है। सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट जो है, यानी ये सिग्निफिकेंस जो है ये इंपॉर्टेंट का ही आपके पास क्या है, सिनोनियम है। तो सिनोनियम्स हमारे पास आपको ये भी अच्छी तरीके से पता होंगे कि क्या होते हैं। सिनोनियम हमारे पास जो है वो, अच्छा सिनोनियम में ना एक एन आता है। अच्छा ये एक एन मैंने इजाफी लिख दिया, सिनोनियम में एक एन आता है। ठीक है, ये हो गया सिनोनियम। तो सिनोनियम क्या होता है कि उसी वर्ड के सेम मायने देना, उसी वर्ड के सेम मायने देना जो कि पहले वाला वर्ड दे रहा हो। तो इम्पॉर्टेंट भी सेम मायने दे रहा है और सिग्निफिकेंस भी सेम मायने आपके दे रहा है। ठीक है, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। Of little things because the little things make larger things, so always start with little steps. In future these little steps will give you large successful या success। ठीक है, अच्छा देखें, जैसे कि पूरी पोएम इसी चीज़ पे रिलेट करती थी ना कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें बनाती हैं, तो उसी चीज़ को मैंने एक मोरल निकाला, एक मोरल समझा कि भाई हर छोटी चीज़ मिलके बड़ी चीज़ बनाती है। तो इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं ना अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए, तो छोटे छोटे स्टेप से ही कामयाब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचता ना अपनी ज़िंदगी में कि भाई अगर मेरे पास ये बोट होगा, ये महंगा पेन होगा, ये महंगा मोबाइल, और सामने एक महंगा मोबाइल होगा और एक महंगा ट्राइपॉड होगा, जब जाके मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आज सिर्फ मैं सोच ही रहा होता, शायद एमई इंग्लिश सेंटर भी ना होता और आप मेरे से पढ़ भी ना रहे होते और मैं आपको पढ़ा भी ना रहा होता, टाइम ज़ाया कर रहा होता और सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता। लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, मेरी पहली पुरानी वीडियोस निकाल के देखें आप कैसे मुश्किल से और कितनी मुश्किल हालत में बनाता था। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि भाई नहीं, बस मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप देखें, उनकी सब फर्स्ट वीडियो चेक करें और आज की वीडियो चेक करें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। उन्होंने कहा नहीं भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, एक छोटी सी भी मोबाइल है ना मेरे पास, तो बस मैंने काम शुरू कर देना है। तो आप लोग भी काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ना। तो महंगा DSLR भी ले लेंगे, iPhone 6, 7, 8, 12 भी ले लेंगे, ट्राइपॉड भी ले लेंगे, बोर्ड भी ले लेंगे, इंस्ट्रक्टिव पैनल भी ले लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। बस शुरू कर दीजिए, मेहनत करिए,
कामयाबी आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। ठीक है, तो बस ये आखिर में यही बात थी कि भाई मेहनत करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और छोटे छोटे करके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करनी है क्लास 10 की न्यू बुक की, और आगे जाके हमने अच्छे नंबर पेपरों में हासिल करने हैं। अब देखें, ये ना सोचा करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखें आप आने वाले वक्त में डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी है, यानी समझ लीजिए कि मैं आज जिनको पढ़ा रहा हूँ तो आप ही लोगों में से डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और साइंटिस्ट भी होंगे और गवर्नमेंट जॉब्स भी करेंगे, पुलिस में भी जाएंगे, नेवी, एयरफोर्स, सब में आप ही लोग ने जाना है। तो बस मेहनत करते रहिए, अपने ड्रीम्स के लिए जो है वो टाइम अपने आप को देते रहिए, अपने ड्रीम्स को टाइम देते रहिए और इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब होंगे। तो मुझे भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में और मैसेज करके बताइएगा भी, क्योंकि मैं कोशिश तो करूँगा यूट्यूब पर रहूँ, जब तक ज़िंदा हूँ, पढ़ाता रहूँ और अच्छी तरीके से सिखाता रहूँ। तो अगर आप कुछ बन जाएँ तो मुझे बताइएगा भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम ही रहेगा इंशाल्लाह जो आज है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अगर कुछ ना आया हो या कुछ मुझसे रह गया हो या कुछ आपको ऐसा लगा हो कि बेहतर हो सकता था सर, या आपने ये गलती कर दी है, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट का, आपकी बात का मैं जो है वो मान रखूँगा और आपको रिप्लाई भी दूँगा। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए।